एपिसोड 31। और रेयांश की जाती हुई घमंडी पीठ को देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। तू खुद मरना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं। होंगू हॉल से बाहर निकलते ही रेयांश जोर से हंसने वाला ही था कि अचानक उसके कान में तेज दर्द हुआ। दर्द इतना था कि उसका चेहरा ऐंठ गया। साक्षी की ठंडी आवाज उसके कान में गूंजी। नालायक, अभी अच्छा लगा ना तुम्हें। रेयांश का खुशी से भरा दिल एकदम से गहरी खाई में गिर गया। उसने तुरंत मनाने की कोशिश की। प्यारी साक्षी, मैं तो बस भीष्म राजवंशी को भड़काना चाहता था। सिर्फ भड़काना चाहता था। तुम समझते हो मैं बेवकूफ हूं क्या। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रेयांश के माथे पर पसीना आ गया। वो कुछ समझाने वाला ही था कि उसने देखा कि आराधना पीछे से आ रही है। लड़की की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। रेयांश समझ गया कि अब उसका बुरा हाल होने वाला है। मगर जो आराधना ने उससे कहा वह रेयांश को उम्मीद नहीं थी। मैं ड्रैगन नस्क क्षेत्र छठे स्तर पर पहुंच गई हूं। लड़की की आभा काफी शक्तिशाली हो गई थी और अब वह लावण्या नायक के बराबर लग रही थी। आराधना और रेयांश का साथ काफी अच्छा था। ना सिर्फ दोनों एक ही साल, एक ही महीने और एक ही दिन पैदा हुए थे, बल्कि दोनों ड्रैगन नस्क क्षेत्र छठे स्तर पर भी लगभग एक साथ पहुंचे थे। ड्रैगन नस्क क्षेत्र छठे स्तर पर पहुंचने के बाद आराधना के लिए राक्षस शिकार प्रतियोगिता में खतरा काफी कम हो गया था। सच कहें तो नायक कुल में वह इकलौती इंसान थी जिसकी रेयांश को फिक्र थी। अब रेयांश चैन से अकेले अपने मिशन पर जा सकता था। बहुत बढ़िया। तुम्हारे होने से कुछ और राक्षसी पशुओं को मारा जा सकेगा और राजवंशी कुल को हराना भी संभव हो सकता है। आराधना ने निराशा भरी निगाहों से रेयांश को देखा और कहा, तुम अभी भी हंस रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि भले ही दावत में दोनों पक्षों ने सुलह की बात की, मगर भीष्म राजवंशी और विराट राजवंशी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है कि तुम्हारी शक्तियां हाल ही में बहुत बड़ी हैं, मगर तुम उन दोनों का कैसे सामना करोगे। आराधना की आवाज में चिंता साफ थी। लड़की सचमुच उसकी फिक्र कर रही थी। रेयांश ने उसे चिंता में नहीं देखना चाहा, इसलिए बोला, मेरी शक्तियां वाकई बहुत बढ़ गई हैं। भले ही मैं उन्हें हरा नहीं सकता, मगर भागने में तो मैं माहिर हूं ना। और फिर जरूरी तो नहीं कि मुझे उनसे मिलना ही पड़े। तुम अपने भाई को जानती हो ना। मैं चालाक हूं। दो बर्फीले चेहरों वाले लोगों के हाथों कैसे मर सकता हूं। आराधना को इस बात पर विश्वास नहीं था। वह जानती थी कि ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर के योद्धा कितने ताकतवर होते हैं। वे तो ड्रैगन नस्क क्षेत्र छठे स्तर के योद्धाओं को आसानी से हरा सकते हैं। फिर रेयांश तो सिर्फ ड्रैगन नस्क क्षेत्र 5वें स्तर पर था। वह कुछ कहने वाली थी कि रेयांश की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उसने आराधना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम पहले अंदर जाओ, मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। आराधना ने मुड़कर देखा तो पाया कि मीरा देवी उसके पीछे खड़ी थी। वह जानती थी कि रेयांश और मीरा देवी के बीच का रिश्ता जटिल था, इसलिए वह बीच में नहीं आना चाहती थी। उसने धीरे से रेयांश को सावधान रहने को कहा और चली गई। मीरा देवी को देखते ही रेयांश का खुश मूड पूरी तरह खराब हो गया। मीरा देवी कुछ कदम आगे आई और रेयांश को देखने लगी। उसका चेहरा पहले जैसा बर्फीला नहीं था, मगर अभी भी ठंडा था। जानते हो कि आज मेरे पिता ने राजवंशी कुल को दावत क्यों दी। क्योंकि हमारे दोनों कुल शादी की तैयारियां कर रहे हैं। 3 दिन बाद की दोपहर तुम सब सिरौना पर्वत में जाओगे और मैं राजवंशी कुल में ब्याह दी जाऊंगी। रेयांश को पहले से ही इसका अंदाजा था, इसलिए उसने बस मीरा देवी को देखा और कुछ नहीं कहा। जब मैं भीष्म राजवंशी को मार दूंगा और खबर यहां पहुंचेगी, तब देखूंगा कि तुम लोग शादी कैसे करोगे। जब रेयांश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मीरा देवी ने आगे बात जारी रखी। राक्षस शिकार प्रतियोगिता के बाद तुम जो भी राक्षसी मणि हासिल करोगे, वो जोशी परिवार के लोगों को दे देना। उसके बाद कुलई नगर छोड़ देना। सुना है कि तुम्हें ना सिर्फ ड्रैगन सील मिली है, बल्कि 500 आध्यात्मिक जेड भी मिले हैं। हमारे नायक कुल ने तुम पर काफी उपकार किया है, इसलिए उम्मीद है कि तुम संतुष्ट हो जाओगे। ड्रैगन सील की तकनीकें हमारे नायक कुल को आगे भी सौंपनी है। तुम अभी वो मुझे दे दो। तुम्हारे जाने के बाद मैं इसे पिताजी को लौटा दूंगी। मीरा देवी की बातों से लग रहा था जैसे उसने कभी भी रेयांश को नायक कुल का हिस्सा माना ही नहीं। वैसे भी रेयांश को इस कुल से कभी लगाव नहीं था। ड्रैगन सील के सारे रहस्य उसने हासिल कर लिए थे, इसलिए अब उस चीज की उसे कोई जरूरत नहीं थी। उसने अपनी जेब से ड्रैगन सील निकाली और मीरा देवी के हाथ में फेंक दी। जो मुझे मिलना था वो मुझे मिल गया। तुम्हें लगता है मैं इस घटिया जगह पर रहना चाहता हूँ। मुझे तो मेरी प्यारी साक्षी के लिए दुर्लभ औषधियां ढूंढने जाना है। मगर जब मैं भीष्म राजवंशी को मार दूंगा, तब मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी। हालांकि उस वक्त तक तुम मुझे मारना चाहोगे तो भी मैं मिलूंगा नहीं। बिना कुछ और कहे रेयांश मुड़ा और चला गया। मीरा देवी को उम्मीद नहीं थी कि रेयांश इतनी आसानी से ड्रैगन सील लौटा देगा। उसने ड्रैगन सील को देखा और फिर रेयांश की घमंड से भरी जाती हुई पीठ को देखा। उसके होंठों पर व्यंग्य की मुस्कान आई। सचमुच बेवकूफ लड़का है, जरा सा भड़काने पर तुरंत बह जाता है। ड्रैगन सील की 2 तकनीकें इतने कम दिनों में कैसे सीख सकता है। फिर उसकी आंखों में गहरी उदासी आई। विकास राजवंशी को उसने इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाई है तो भीष्म और बाकी लोग राक्षस शिकार प्रतियोगिता में जरूर उसे निशाना बनाएंगे। वह सिर्फ ड्रैगन नस्क क्षेत्र 5वें स्तर पर है। एक मध्यम स्तर की शारीरिक युद्ध तकनीक होने से क्या फायदा। वह उनका कैसे मुकाबला करेगा। भले ही वह बिगड़ैल है, मगर आखिर है तो मेरा ही खून।
ठीक है, मैं भीष्म से उसके लिए दया की गुहार लगाऊंगी। उम्मीद है कि इस बार तू एहसान पहचानेगा। एक लंबे गलियारे में मुड़ते हुए साक्षी ने मीरा देवी की बुदबुदाहट रेयांश को सुना दी। रेयांश ने सुनकर हल्की मुस्कान दी। सुनो, तुम्हारी माँ तुम्हें इतना कमजोर समझती है, तुम्हें सचमुच फर्क नहीं पड़ता? रेयांश ने शांत स्वर में कहा। फर्क पड़ने से सिर्फ मुझे तकलीफ होगी। मैं क्यों बेकार में खुद को दुखी करूं? वह मानती है कि मैं उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता, तो अगर मैं इस बात पर गुस्सा हो गया तो मैं सचमुच बेवकूफ बन जाऊंगा। मुझे तो बस भीष्म राजवंशी को पूरी तरह कुचलना है। ठीक है, मैं तुम्हारे मामलों में नहीं पड़ती, मगर अगर मैं होती तो बहुत रो रही होती। रेयांश ने मुड़कर नायक कुल के बड़े आंगन को देखा। ये वो जगह थी जहां वो कई सालों से रह रहा था, अजनबी और फिर भी जानी पहचानी। ये असल में उसका अपना घर होना चाहिए था, मगर यहाँ उसे थोड़ी सी भी सुरक्षा का एहसास नहीं था। यहाँ तक कि उसके सबसे करीबी लोग भी उसे सुरक्षा का एहसास नहीं दे पाए। क्या उसे कभी दुख नहीं हुआ? हुआ था, मगर वह इतना सुन्न हो गया था कि अब अपने चेहरे पर उस दुख को दिखाना बेवकूफ़ी लगता था। वह भीष्म राजवंशी से मेरे लिए दया मांगने जा रही है, मगर कौन मेरे लिए उससे दया मांगेगा? राक्षस शिकार प्रतियोगिता और विवाह के पास आने के कारण प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुछ युवाओं के लिए यह निश्चित रूप से एक तनावपूर्ण समय था, जबकि बाकी सभी लोगों के लिए खुशी के दिनों का सामना करते हुए वे खुशी के चेहरे के साथ मुस्कुरा रहे थे। विशेषकर नायक कुल के पूर्वज, जो आधा जीवन इंतजार कर चुके थे, अंततः अपनी बेटी के खुश होने को देख सकते थे। हर दिन अपना मुंह खुशी से नहीं रख पाते थे। और इस दिन सुबह सुबह रेयांश, आराधना, लावण्या नायक और यशवीर नायक के साथ अर्जुन नायक के नेतृत्व में नगर के बाहर से रोना पर्वत की दिशा में जाने वाले रास्ते पर निकल गए। बाकी शिष्यों के बारे में, क्योंकि उनकी शक्ति बहुत कमजोर थी, सिरोना पर्वत में जाना और अपनी रक्षा करना कठिन था, यहाँ तक कि वे बोझ बन सकते थे। इसलिए दोनों परिवारों ने सहमति बनाई कि उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार हर परिवार में बिल्कुल 4 लोग थे। नायक कुल की समग्र शक्ति थोड़ी कमजोर थी, लेकिन राक्षस जानवरों को मारने के लिए भाग्य की भी जरूरत होती है, इसलिए जीत हार बिल्कुल अनिश्चित था। हालांकि कुलई नगर के दोनों परिवारों के मुखियों को लगता था कि दूसरे कस्बों के 2 पक्षों के बीच तनावपूर्ण हालात नहीं थे। जैसे कि राक्षस शिकार प्रतियोगिता केवल विवाह का एक छोटा सा हिस्सा था। वे विवाह की तैयारियों में लगे हुए थे, युवाओं को कुलई नगर के अगले 20 साल के प्रबंधन के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देते हुए। रास्ते भर लावण्या नायक और यशवीर नायक एक साथ चल रहे थे। रेयांश और आराधना नायक पीछे आ रहे थे। अरे, तुम्हारे पास वाकई जीवित रहने के लिए कोई तरीका है? आराधना नायक ने पूछा। महज राजवंशी कुल के कुछ मूर्ख मेरे सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? रेयांश ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। आराधना का चेहरा तुरंत निराशा से भर गया, बुरी तरह से कहा। अच्छा, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती। जब वास्तव में खतरा हो तो तुम जोर से चिल्लाना। मैं सुनूंगी तो मदद करने की कोशिश करूंगी। रेयांश ने सिर हिलाया। वास्तव में उसका दिल अपनी इस बहन से बहुत प्यार करता था। अगर खून का रिश्ता नहीं होता तो शायद वो पहले ही काम कर चुका होता। लेकिन रेयांश के अभिमानी शब्दों को सुनकर यशवीर नायक और लावण्या नायक ने अपना सिर पीछे मोड़ा, रेयांश की तरफ देखा। उनकी आंखों में अपमान का स्वाद भरा हुआ था। जल्दी ही उन्होंने अपना सिर फेर लिया। लावण्या नायक ने अपने भाई की तरफ देखा, धीमी आवाज में कहा, भाई, तुमने जो वादा मेरे से किया है उसे याद रखना। यशवीर नायक ने सिर हिलाया, कहा, अगर राजवंशी कुल के लोगों ने खुद हाथ नहीं उठाया तो मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा। दोनों की आवाज बहुत धीमी थी। रेयांश और आराधना जरूरत से ज्यादा आवाज नहीं सुन सकते थे। जल्दी ही गंतव्य स्थान पहुंच गए और रेयांश ने देखा कि राजवंशी कुल के 5 लोग पहले से ही पहुंच चुके थे। नेतृत्व धनंजय राजवंशी का था, बाकी 4 निश्चित रूप से उस दिन के समारोह में भाग लेने वाले 4 लोग थे। रेयांश को देखते ही भीष्म राजवंशी ने तुरंत ठंडी मुस्कान के साथ रेयांश की तरफ एक उंगली बढ़ाई। रेयांश जानता था कि वो नेदर केव फिंगर का मतलब था। इस स्पष्ट उकसावे को रेयांश ने देखा ही नहीं। उसने भीष्म राजवंशी की तरफ देखा ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की तरफ देखा जो सबसे आगे खड़ा था। सूर्यकांत जिले से आने वाला जोशी परिवार के राक्षस शिकार प्रतियोगिता का पर्यवेक्षक। यह व्यक्ति काले रंग के रेशमी कपड़े पहने हुए था, सिर पर एक पगड़ी लगी हुई थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन शरीर से एक हल्की सुगंध निकल रही थी। ये रेयांश के लिए एक अजीब सी अनुभूति थी। ये व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत शक्तिशाली है। साक्षी की आवाज गूंजी। कितनी शक्तिशाली? तुम्हारे यहाँ के गंवार लोगों से तुलना करके भी बताना मुश्किल है। इसे इस तरह समझ लो कि तुम्हारे नाना जी उसके एक हमले के सामने नहीं टिक सकते। साक्षी के एक साधारण शब्दों ने तुरंत रेयांश के बाल खड़े कर दिए। शायद साक्षी के लिए एक हमले में उसके नाना जी को मारना सामान्य बात थी, लेकिन रेयांश के संसार में नायक कुल के पूर्वज को, जिसे वह सर्वोच्च शक्तिशाली समझता था, एक हमले में मारना वास्तव में कितना डरावना था। वह उस व्यक्ति को सीधे देखता रहा और उस व्यक्ति ने भी उस समय रेयांश की तरफ देखा, जैसे थोड़ा आश्चर्य हुआ हो, लेकिन जल्द ही उसने रेयांश पर ध्यान देना बंद कर दिया। इस समय अर्जुन नायक ने उस व्यक्ति की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, भेड़िया महाराज, नायक कुल के युवा शिष्य पहुंच गए हैं। अच्छा, तो अब सिरोना पर्वत जाओ, तुम दोनों वापस जाओ। जोशी परिवार तुम्हें एक न्यायपूर्ण परिणाम देगा।
अर्जुन नायक और धनंजय राजवंशी दोनों उसके विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। साक्षी के कहे हुए शब्द बिल्कुल सच थे। रेयांश ने उसकी आवाज सुनी, जो काफी युवा थी, लगभग उन युवाओं के बराबर थी। तुम्हें जानना चाहिए कि पहाड़ के परे पहाड़ हैं और लोगों के परे लोग हैं। तुम इन कुलई नगर के लोगों को ताकतवर समझते हो। जब बड़ी जगह पहुंचोगे तो दूसरों की नजर में तुम तैयारी करने वाले अयोग्य हो। साक्षी के शब्दों ने फिर से रेयांश को अपनी सोच की कमी का पता दिया, लेकिन उसकी दृष्टि भी बढ़ाई। इसी उम्र के व्यक्ति में इतनी अधिक शक्ति होना, रेयांश उससे वाकई बहुत प्रभावित था। अर्जुन नायक और धनंजय राजवंशी के जाने के बाद भेड़िया महाराज ने बिना कोई बात किए सिरोना पर्वत की तरफ जाना शुरू कर दिया। राजवंशी कुल और नायक कुल के युवाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा, जल्द ही पीछे पीछे चल पड़े। यशवीर नायक और लावण्या नायक जल्द ही राजवंशी कुल के लोगों के साथ मिल गए। आराधना ने देखा कि रेयांश अकेला पीछे रह गया है। उसकी नजर संघर्ष करने लगी, फिर भी वो उसके पास रुक गई। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो